मेरा नाम चिंतन हसमुखभाई पटेल है। गांव लक्ष्मीपुरा कंपा, तालुका बायड, जिल्लो अरवली, गुजरात राज्य। नमस्कार। भारत के सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल अरण्य नेचर फार्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मेरे एक मित्र मिस्टर चिंतन पटेल के फार्म में आया हुआ हूँ। हमने उनको यहाँ पर पपीते की खेती करवाई है, आप यहाँ पर देख पाओगे। आज हम आपसे उनका परिचय करवाने वाले हैं। वो आपको पपीते के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और कितना मुनाफा है, क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, क्या खाद पानी की ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ये सारी बातें आज चिंतन भाई आपको बताने वाले हैं। चिंतन भाई नमस्कार। नमस्कार। आप अपना संक्षिप्त में परिचय हमारे किसान भाइयों को, दर्शक मित्रों को दीजिए। मेरा नाम चिंतन हसमुखभाई पटेल है। गांव लक्ष्मीपुरा कंपा, तालुका बायड, जिल्लो अरवली, गुजरात राज्य। मैं यहाँ पर 20 एकड़ में मैं और मेरा भाई मिलकर खेती करते हैं और यहाँ पर मैंने 5 एकड़ में पपीता की खेती की है। तो मैं आज आपको थोड़ा पपीता के बारे में बताऊंगा। चिंतन भाई, आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हर एक युवा पीढ़ी बड़े बड़े सिटीज़ की ओर चले, मतलब जॉब के लिए या तो व्यापार के लिए वो बड़े सिटीज़ की ओर जा रही है, मतलब गांव को छोड़ रही है। तो आपको खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब आप भी एक युवान है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं खेती करूँ और ये जॉब वगैरह मुझे नहीं करना है? एक तो मेरी बात बताऊं कि दर पीढ़ी से हमारे पापा और दादा वो खेती करते आए हैं और पहले से भी मुझे एक इच्छा थी कि भाई मैं एक खेती करूं। और खेती कैसी करूं? तो कि ये चीला चालू खेती चल रही है अभी कि देसी ये कपास बोना है, एरंडा है, वो खेती तो हमारे दादा भी करते आए हैं। तो अभी ज़माने के साथ चलते हुए मुझे कुछ नया करना था। तो अभी वैज्ञानिक पद्धति से सब अच्छी अच्छी खेती चल रही है, तो कम समय में ज़्यादा मुनाफा मिले ऐसी खेती करने का मैंने सोचा और यह सोचकर मैंने ये बागायत मॉडल पसंद किया और बागायत में मैंने ये पपीता की खेती शुरू करना, ये पहला साल है मेरा, पर अभी अच्छी है कंडीशन और मैं इसमें नया नया कुछ करने का सोच रहा हूँ और बागायत में भी आगे चलकर नई नई खेती करना चाहता हूँ। चिंतन भाई, आपने यहाँ पर जो पपीते की खेती करी है उसमें आपने कौन सी वैरायटी लगाई है और उसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। देखिए, बागायती पाक हम जब बोना चाहते हैं ना, तो उसमें हर एक बागायती पाक में अलग अलग वैरायटी आती है। ये हमें पपीता के बारे में बोलते तो क्या पपीता में बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अभी मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर वैरायटी में से ये लेडी 786 वैरायटी है, वो सभी लोग बोना पसंद करते हैं क्योंकि ये हमारे ज़मीन में अच्छी तरह से निकलती है और अच्छा प्रोडक्शन उसी वैरायटी में से मिलता है। सर, आप हमें ये जो रेड लेडी 786 वैरायटी है, हाँ, उसकी खेती के लिए हवा, पानी और ज़मीन ये कैसा चाहिए उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी बताइए। देखिए, अभी कोई भी पाक बोना चाहते हैं बागायती पाक, तो पहले ज़मीन तय करती है कि इसमें हो पाएगा कि नहीं। तो पपीता के लिए ज़्यादातर ढलान वाली ज़मीन लोग पसंद करते हैं क्योंकि पपीता में पानी भरना नहीं चाहिए, पानी तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि पानी भरता है ना तो वो छोड़ टिक नहीं पाता है। मतलब अगर बारिश में ज़्यादा बारिश आए तो ये पपीता का जो प्रोडक्शन ये प्लांट है वो टिक पाएगा या वो बिगड़ नहीं? ज़्यादा बारिश आएगी तो पूरा प्लांट बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पानी गिर जाएंगे, ये माल नहीं लगेगा, पूरा छोड़ ही गिर जाएगा। ओके। और अगर बारिश गिरने के बाद पानी ना ठहरे, मतलब बारिश ज़्यादा गिर जाए, समझ लीजिए कि 10 इंच एक ही दिन में गिर गई, हाँ, लेकिन उसके बाद अगर पानी निकल जाता है तो विदिन 3 या 4 घंटे के बाद में, तो क्या हम ऐसे खेत में पपीते की खेती कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। पानी जितना भी गिरे पर वो निकल जाना चाहिए।
ये भरना नहीं चाहिए पानी, ओके, मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि पानी रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए पानी। ओके, वाटर जहाँ पर होल्ड ना हो ऐसी हर एक ज़मीन में, यानी जो रेतीली ज़मीन हम कह सकते हैं या तो गोरालू मिट्टी जिसे कह सकते हैं, ऐसी हर एक ज़मीन में इसकी खेती हो सकती है। जी जी। और हवा आबो हवा का बताए तो कि सूखा वातावरण, भेज वाला वातावरण, कोई भी वातावरण हो ये पपीता हो सकता है। लेकिन ये पूरा पाक है ना, वो आबो हवा पर डिपेंड करता है। हम पहले से ऐसा नहीं तय कर सकते कि मैं इतना उत्पादन ले सकता हूँ। ये आबो हवा कैसी रहती है, वातावरण पूरे साल कैसा रहता है, उसके ऊपर इसका उत्पादन डिपेंड रहता है। इसके लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ऐसा तय कर सकते हैं कि 15 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक ये पपीता की खेती हो सकती है। उसमें थोड़ा ज़्यादा हो और कम हो तो चल सकता है, लेकिन हो सकता है। सर, आपने हवा और मिट्टी के बारे में तो हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे दी। अभी आप हमें पानी के बारे में, इसको कितना पानी लगता है और कैसा पानी लगता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, पहले तो 700 से लेकर 1500 TDS तक पानी ऐसा हो तो चल सकता है। और शुरुआत में पानी कम चाहिए, बाद में ज़्यादा चाहिएगा पानी। पर शुरुआत में कम पानी से भी उसका रूट है वो फैल सकता है और अच्छी तरह से उसका विकास हो सकता है। सर, आपने पपीता लगाने का जब विचार किया तब से लेकर आज तक, यानी कि आज पपीता 9 महीने का अपना प्लांट हो चुका है, तो इस दौरान आपने कौन कौन सी ट्रीटमेंट, ज़मीन को, मिट्टी को, पानी, ये सारी कौन कौन सी आपने ट्रीटमेंट दी, कौन कौन सी फर्टिलाइज़र दिए, आपने ज़मीन की तैयारी कैसे करी, इसका डिस्टेंस क्या रखा हुआ है, ये सारी, मतलब पपीते की खेती के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप हमारे किसान भाइयों के साथ ज़रा शेयर कीजिए। मैंने पहले तो सॉइल का परीक्षण करवाया और मुझे बोना था फरवरी में, लेकिन उसका रिपोर्ट आने में देरी हुई तो मेरा वो बोने का समय थोड़ा लेट हुआ। मैंने 17 मार्च को ये पौधा बोया। उसके पहले की तैयारी को बोलूँ तो मैंने पहले ज़मीन को पूरी तरह से अच्छी कर दी और बाद में उसको ये पाला बना दिया। पाला बनाने के बाद उसको ये चौकड़ी बनाई मुझे, और चूना का पट्टा लगाकर ये हमारा पौधा है ना वो एक ही तरह दिखना चाहिए, एक ही लाइन में दिखना चाहिए। इसलिए मैंने पहले चौकड़ी बनाकर उसके बाद खड्डे खुदवाए। खड्डे खुदवाने के बाद वो पौधा था उसको वहाँ पे प्लांटेशन किया। वो खड्डे में हमने DAP, पोटास और माइकोराजा वो तीनों को मिक्स करके एक एक चम्मच हर एक खड्डे में डाल दी और उसके ऊपर हमने पौधा बोया। उसकी बात की तैयारी बोलूँ तो वो सब पूरा होने के बाद, पूरे दिन में होने के बाद पानी चालू किया। पानी कितना चालू किया तो वो जो पौधा बोया है उसका रूट 1-2 दिन में सरल तरीके से फैल जाए इतना पानी मुझे दिया, यानी कि बेज किया थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं दिया। उसके बाद वहाँ 15-20 दिन के बाद उसकी फूट चालू होने की तैयारी हुई। पपीते को खरगोश से बचाने के लिए हमने 2 उपाय किया था। पूरे खेत को बाउंड्री लगा दी थी, यानी एक कापड़ मिलता है उसको बाउंड्री करके एक खरगोश कूद के ना अंदर आ जाए, वैसा हमने तय किया। लेकिन फिर भी दिक्कत होती थी तो उसके बाद हमने ग्रो कवर लगवाए। ग्रो कवर से 2 फ़ायदा मिलता था, एक खरगोश उसको खाते नहीं थे और दूसरा डायरेक्ट ये सूर्य का किरण उसके ऊपर नहीं पड़ता था। डायरेक्ट सूर्य का किरण पड़ता तो वो शुरुआत के दिन में वो पौधा है वो जल भी सकता था, पूरी तरह से फैल नहीं सकता था। इसलिए ग्रो कवर का हमको 2 बेनिफिट मिला। तो अगर आपके वहाँ गर्मी का तापमान ज़्यादा रहता है, खरगोश की तकलीफ़ ज़्यादा रहती है, तो मेरा मानना यह है कि आप ग्रो कवर लगवाए, उससे अच्छी पौधों का विकास हो सकता है और एक तंदुरुस्त पौधा मिलता है। उसकी बात की तैयारी बोले तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा ड्रिप इरिगेशन है तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा 8 कलाक पानी जाने दूं और पौधे को 10 दिन पानी नहीं दूं। मैं हर रोज़ 2-2 घंटे पानी देता था। अभी भेज अच्छा लगे तो एक दिन रुक के 2-2 घंटे पानी देता था। उसके बाद की तैयारी बोलो तो वो हमारा रेनी सीज़न आ जाता है, तो रेनी सीज़न में पानी देने का नहीं रहता है। वैसे भी पहले बात की, वैसे ढलान वाली ज़मीन चाहिए और उसमें पानी निकल जाना चाहिए। तो रेनी सीज़न में हमको क्या है, तो एक बड़ा सा रोग इसमें आता है, उसको बोलते हैं कॉलर रूट। कॉलर रूट से बचाना पड़ता है। कॉलर रूट के लिए हमने ये मोरथुतु का द्रावण आता है, उसको हम घर पे ही बनाते हैं। मोरथुतु का द्रावण और चूना
उसको दोनों को गीला करके अगले दिन रखते हैं और दूसरे दिन उसकी पेस्ट बनाकर ये पपीते का जो पौधा है उसका नीचे वाला हिस्सा वहाँ पे ऐसे क्या बोलते हैं, हम गुजराती में क्षीर बोलते हैं, वो निकलता है। तो ऐसा समझने का कि वो पपीते को कोलर रूट लगा है। जितने हिस्से में कोलर रूट लगा है उसको एक कपड़े से पूरा गीला पोंछ कर उसके ऊपर पेस्ट लगा देने का और उसके बाद हर रोज़ घूमने का, जहाँ भी वैसा छोड़ दिखे तो वहाँ कपड़ा लगाकर उसको पेस्ट लगा देने का। वैसा हम 8-10 बार करेंगे तो अच्छा कंट्रोल हो सकता है। इस साल की मैं बात करूँ तो कोलर रूट का जो प्रमाण था वो हर साल से ज़्यादा था। अभी आप वाड़ी की जो कंडीशन देखते हैं वो अभी के समय से वो इतनी अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि ये वातावरण से ये वाड़ी का जो रुआब है ना वो अभी कम हो गया है। उसके बाद मैं बात करूं तो जब रेनी सीजन होती है तो 10 दिन बरसात गिरता है, बारिश गिरती है। उसके बाद ये 10 दिन जो कोहरा निकलता है उसमें हम धूप निकलती है तो हम उसमें आंतरखेड़ करते हैं। आंतरखेड़ करने के बाद वापस हम DAP और पोटास उसको ज़मीन में दबा कर, ये पाला है जो शुरुआत के समय में थोड़ा छोटा होता है, उसके बाद हम बम्फर लगाकर पाला बड़ा करने का, हर एक अंतरखेड़ में हम पाला बड़ा करने का सोचते हैं। आपने ये जो DAP और पोटाश दी वो पाउडर फॉर्म में दी या लिक्विड फॉर्म में? नहीं, मैंने ग्रेन्यूअल फॉर्म में दी। ग्रेन्यूअल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में? हाँ, पाउडर फॉर्म में मैंने ग्रेन्यूअल फॉर्म में दी और एक बीघा के माप से 25 किलो DAP और 25 किलो पोटाश दिया है। ओके, मतलब एकड़ में आप ये मान के चल सकते हैं कि एकड़ में हमने 45 किलो के आजू बाजू DAP और 45 किलो के आजू बाजू पोटाश हमने यूज़ किया है। जी, बराबर। आगे उसके बाद जब पाला इतना बड़ा चौड़ा हो जाता है तो उसको हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये हमारी जो ड्रिप इरिगेशन की पाइप है, हम पहले ये पौधों के नज़दीक रखते थे। जैसे जैसे मूल का विकास होता है वैसे ये ड्रिप इरिगेशन की पाइप है वो थोड़ी दूर रखनी चाहिए। और जो लोग बरसों से पपीता बोते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये इरिगेशन की पाइप बीच में ही रखनी चाहिए, इतने मूल ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। नज़दीक रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उसके बाद हमने खातर भी बो दिया, ये पौधा बड़ा भी हो गया। तो उसी हिसाब से जब रेनी सीजन ख़त्म होती है तब धीरे धीरे पानी देने का शुरू हो जाता है और जैसे रेनी सीजन ख़त्म होती है वैसे फ्लावरिंग स्टेज भी चालू हो जाता है। तो जैसे फ्लावरिंग स्टेज होता है तो वो शुरुआत से ज़्यादा पानी देना पड़ता है। किस महीने में फ्लावरिंग होना, किस महीने में शुरू हुआ? करीबन फ्लावरिंग ये नवरात्रि के आसपास आ जाता है। मतलब हमारे भारतीय महीने की बात करें तो आसो महीना के आजू बाजू हम फ्लावरिंग पकड़ के चल सकते हैं। अगर अंग्रेजी महीना गिने तो सितंबर या अक्टूबर, मैक्सिमम अक्टूबर तक फ्लावरिंग आना शुरू हो जाता है। ये भी वातावरण पे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार तो ये जून जुलाई में भी थोड़ा थोड़ा फ्लावरिंग आना शुरू हो जाता है। पौधे की हाइट इतनी होती है तब से फ्लावरिंग हो जाता है। लेकिन हर साल ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई नवरात्रि में आता है, कभी ज़्यादा पहले आ जाता है, कभी लेट भी आता है। बिल्कुल, खेती जो है वो वातावरण पर 100% आधारित व्यापार है। तो वातावरण के हिसाब से इसमें थोड़ा बड़ा चेंज रहेगा ही, लेकिन बेसिक हम ये मान सकते हैं कि नवरात्रि के आजू बाजू हमारा फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। जी, आगे फिर चिंतन भाई? आगे रेनी सीजन में एक प्रॉब्लम आती है, वो फूग लगती है। ये पन्ना होता है उसको फूग लगती है। तो जैसे हम हमारे गुजराती में बोलते हैं कि भाई एली होती है कि 10 दिन पूरे दिन बारिश गिरती है। मतलब तो थोड़ी बारिश, बड़ी धार से मूसलाधार बारिश नहीं, जिसे थोड़ी बारिश गिरती है, थोड़ी बारिश। जी। तो उसी समय धूप न मिलने की वजह से पन्ने को थोड़ी फूग लगती है, तो उसके लिए फूग का स्प्रे भी देना पड़ता है। वैसे हमने 2-3 बार तो ड्रिप इरिगेशन से फूग का ड्रिंचिंग करवाया था। उसकी जो 2-3 है, एक बार वो नाप कर 250 मिली का पौधे के चौड़ाई के आसपास ड्रिंचिंग करवाया। 1-2 बार ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दिया और एक बार ऊपर से भी स्प्रे किया हमने पत्तों पर। तो ऐसा स्प्रे करने से फूग में थोड़ा कंट्रोल मिल सकता है। और उसके बाद तो हमारा जो रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है उसके बाद रूटिंग, जब फ्रूट लगने शुरू हो जाते हैं तब थोड़ा खाद हम ड्रिप इरिगेशन के द्वारा देते हैं, जैसे कि शाइनिंग मिले फ्रूट को, फूल जो लगते हैं वो नीचे गिर न जाए, इसके लिए हम CN और बोरोन का भी ड्रिप इरिगेशन के द्वारा देते हैं। बोरोन क्या काम करता है कि जो फूल लगता है
उसको गिरने नहीं देता है और जल्दी से विकास करने देता है। और CN क्या काम करता है तो कि जो डाली होती है वो डाली जो गिर जाती है रेनी सीजन की वजह से, वो डाली को जकड़ के रखता है। वो दोनों काम CN और बोरॉन हम पहले खाद के रूप में ड्रिप इरिगेशन में देते हैं। उसके बाद जब जब फल बड़ा होता है, हमारा कटिंग करने का समय होता है, तो उसी समय हम वो फल की साइज़ बढ़े, उसकी शाइनिंग बढ़े, उसका वज़न बढ़े, उसके लिए बोरॉन देते हैं, मैग्नीशियम देते हैं, कई बार पोटास भी देते हैं। मार्केट में ज़्यादातर कई खाद अवेलेबल है जो अपने हिसाब से हम दे सकते हैं। हमारे यहाँ की ज़मीन हम काली ज़मीन होती है, वो क्या बोलते हैं, उसका पावर बहुत अच्छा होता है, तो हम यहाँ कम खाद देते हैं। लेकिन काली जो ज़मीन है उसमें कार्बन का प्रमाण जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से दूसरे जो फर्टिलाइजर्स है उसका बाहर से देने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहती है जी। और हम जो पाया में खातर देते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया या ड्रिप इरिगेशन द्वारा चढ़ाते हैं। बैक्टीरिया क्या काम करते हैं तो वो ज़मीन में रहे हुए तत्वों को पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और उसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसी वजह से दो फायदे होते हैं, कम रासायन डालना पड़ता है और बैक्टीरिया की वजह से हमारी ज़मीन वो जीवंत रहती है और पौधा तंदुरुस्त रहता है। हमारा ये 9 महीने का पौधा हुआ है, तो अब तक की 4 कटिंग हो गई है इसमें। तो 4 कटिंग में भी हम सोचते थे कि भाई ये वातावरण अच्छा नहीं था, ये माल अच्छा नहीं लगा, कैसा लगेगा, पर उसी हिसाब से हमको अभी अच्छा कटिंग मिला है, अच्छे हमारा वज़न निकला है। और दूसरी बात बताए तो जब हर एक कटिंग हो जाती है तो उसके बाद हम खाद देते हैं, और खाद देना आवश्यक ही है। जैसे माल नीचे का निकलता है तो उसको पोषण के लिए दूसरा खाद चाहिए। तो जैसे आज देखो, आज कटिंग हुआ तो कल हम उसको पानी देते हैं 8 कलाक या वॉटेवर। फल लगता है तो पानी ज़्यादा देना चाहिए, हर रोज़ पानी चाहिएगा। एक बार 8 कलाक देते तो हर रोज़ 2-2 घंटे दे तो चलेगा। तो आज कटिंग हुई तो कल 8 कलाक पानी दिया, उसके परसों हमने एक खाद दिया। खाद देने के बाद हम हर रोज़ आटा लगाते हैं खेत में और भेज चेक करते हैं। अब अच्छा भेज हो तो पानी नहीं देते हैं, और अगर पानी की कमी रहती है तो हम पानी चालू कर देते हैं। तो पानी मेंटेन रखना आवश्यक है। कब? तो जब पूरा फूल ऐसे फ्रूट लग जाते हैं तब पानी देना आवश्यक लगता है। और हर एक कटिंग के बाद हम खाद देते तो उसका पूरा हमको फ़ायदा मिलेगा। सर, आपने इतनी डिटेल्स में हमें सभी माहिती बताई, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी थोड़ा सा 1-2 और प्रश्न है। आपका ये पूरा जो 5 एकड़ का फार्म है उसमें आपका कितना एक्सपेंस लगता है? मतलब आप पर एकड़ बताइए कि पर एकड़ प्लांट्स का क्या खर्चा आएगा और फर्टिलाइज़र और मेडिसिन का क्या खर्चा आएगा। प्लांट का देखें तो पर एकड़ 15 से 20 हज़ार का खर्चा आता है। और कितने प्लांट्स लगते हैं? 1 एकड़ में करीबन 900 से 1000 तक प्लांट लगते हैं जी। और उसके बाद खाद का और दवाई का खर्चा निकालते हैं तो शुरुआत से लेकर वो जब निकलता है वहीं तक 15 से 20 हज़ार तक खाद का रहता है और 5 से 10 हज़ार तक दवाई का। मतलब पूरा मिला के 25 से 30 हज़ार एकड़ का खर्चा खाद का और दवाई का मिला के रहता है। अगर आप रासायनिक खेती करते हैं तो, अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो उसका खर्चा नहीं बच रहता है, थोड़ा भी खर्चा करना पड़ता है, लेकिन ये बैक्टीरियल रूप में हम कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक जो करना चाहते हैं उसका 25 से 30 हज़ार की तैयारी रखकर ये खेती करनी चाहिए। आपने ये बताया कि पूरी एक साइकिल तक का इतना खर्चा है। इसकी एक साइकिल मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कितने महीने की होती है? हम तीसरे महीने में बोते हैं तो करीबन 6ठे महीने तक इसकी साइकिल चलती है। मतलब 15 महीना तो 15 महीना मिनिमम चलता है। वो पौधे को देख के हमको पता चलता है कि ये कितने महीने तक रहेगा। इसी साल वातावरण की थोड़ी कमी की वजह से इस साल थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, लेकिन अभी जो पौधा जो तंदुरुस्त रहेगा तो 6ठे महीने तक चल सकता है और करीबन 8वें महीने भी चल सकता है। मतलब मिनिमम हम ये मान के चलिए कि 14 महीना से लेके 18 महीना तक ये फ्रूट देता है। जी जी जी। सर, आपने हमें एक्सपेंस के बारे में तो बता दिया, अभी हमें मोटा मोटा प्रोडक्शन का भी ये ख्याल दे दीजिए कि कितना इसमें से मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन आता है पर प्लांट। आप बताओगे तो भी चलेगा। ये लेडी 786 वेराइटी है, वैसे उसका प्रोडक्शन तो 80 से 100 किलो तक जाता है पर प्लांट 80 से 100 किलो तक जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो बरसों से बोते हैं
वो लोग ने 50 किलो तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया हुआ है एवरेज एक पौधे से। तो 50 किलो तक तो हमको प्रोडक्शन मिल जाता है। बाद में जैसे खेडूत की ट्रीटमेंट ज़्यादा रसायन और ज़्यादा खातेदारी की होती है तो 50 से 60 तक पर जा सकता है, लेकिन 50 मानकर चलना चाहिए। लेकिन ये एवरेज है, राइट? एवरेज है। कोई प्लांट अगर खराब भी हो गया तो दूसरे प्लांट में ज़्यादा भी निकल सकता है। जी जी जी। हाँ। मतलब हम अगर 1000 पौधे 1 एकड़ में लगाते हैं और 50 केजी पर पौधा उसका हम प्रोडक्शन गिने तो हम ये मान के चल सकते हैं कि पर एकड़ हमें 50 केजी मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 50,000 केजी का वजन हमें इसमें से मिल जाएगा। जी जी। और आप इसको क्या रेट से अभी बेच रहे हैं? हम यहाँ अभी हमारा व्यापारी तय किया हुआ है तो हम राउंड कटिंग हिसाब से बेच रहे हैं, यानी कि बाज़ार में जो भाव तय होता है, आज से कटिंग शुरू हुआ तो आज का भाव मानो कि 170 या 200 हुआ तो हमारे गांव कितने केजी का? 170 या 200 कितने केजी का? 21 केजी का। 21 केजी का मतलब 21 के हमारे पपीता में 21 केजी यानी 1 मण वजन होता है। ओके। तो किलो के हिसाब से 9 या 10 रुपये लेके चलना चाहिए जी। तो उसी हिसाब से हमारे गांव के सभी किसान का माल एक ही राउंड कटिंग में टूट जाए तो एक ही भाव 200 रुपये की कटिंग में निकलता है। उसके बाद दूसरा कटिंग होता है तब बाज़ार में जो नया भाव निकलता है उसी हिसाब से राउंड कटिंग होता है। पूरे आपका ये जो पूरा ड्यूरेशन है ये मिनिमम हमने माना कि 15 महीने से लेके 18 महीने का, तो उसमें एवरेज क्या रेट रहता है? मतलब मिनिमम कितना रेट रहता है पर केजी और मैक्सिमम कितना तक जाता है पर केजी? अभी 2-3 साल के हिसाब से 450 से 500 तक भी भाव गया है 21 किलो का। मतलब पर केजी 20 रुपये के हाँ 20 रुपये के आजू बाजू जी। और 1-2 साल तो ऐसे गए हैं कि हमें 3 रुपये किलो पे बेचना पड़ा था। लेकिन ये पपीता की वैरायटी ऐसी है कि उसका कितना प्रोडक्शन देना वो हमको मालूम नहीं पड़ता है। वो जब हिसाब करने बैठते हैं पूरा ये ख़त्म हो जाने तब हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि इतना वज़न कहाँ से आएगा, लेकिन पूरा खेत पूरा हो जाने के बाद हमको संतोष मिलता है कि नहीं भाई अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। सर आपने प्लांट्स कहाँ से लिए और आप किसके कंसल्टेशन में ये प्लांटेशन आपने किया हुआ है? मैंने प्लांट अरण्य नेचर फार्म से लिए है, मेरा मित्र रौनक भाई पटेल से ये लिए और उसी की कंसल्टेंसी में मैं ये पूरा पपीता का जो पाक है वो करता हूँ। वो हर रोज़ माने कि 25 से 30 दिन में एक विज़िट रहती है और खेती के ये वाड़ी के हिसाब से जो भी देना चाहता है, खाद देना है या दवाइयाँ देनी है, तो वो जो बताते हैं कि ऐसा करो ये इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो हम उसी से हिसाब से उसी की कंसल्टेंसी में ये पूरा खेत का जो पपीते का पौधा है उसको संरक्षण करते हैं। क्या आप सेटिस्फाइड है? हाँ, हमारी सर्विस से बिल्कुल सेटिस्फाइड है और अच्छा भी लगता है। धन्यवाद। नमस्कार किसान मित्रों, तो ये हमने आपसे हमारे मित्र किसान चिंतन भाई पटेल से मुलाकात करवाई। उन्होंने पपीते की बहुत अच्छी खेती करी हुई है, काफ़ी मेहनतू किसान है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन वो ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी वो ये पपीते की खेती से कर रहे हैं। अगर कोई किसान कंसल्टेशन मॉडल पे पपीते की खेती के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहे तो वो बिल्कुल मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, तो आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। पपीता बोने से लेकर के उसको बेचने तक का सारा गाइडलाइंस हम प्रोवाइड करते हैं। आपको सप्लायर का भी हम कांटेक्ट वगैरह करवा देंगे, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़िए और दूसरी बार ऐसे ही कोई और किसान है तो उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।